हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29 लेकर आए हैं। और मेरे भाई 29वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 29वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 29वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 3 का संबंध यहाँ पर 28 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 3 से यहाँ पर 28 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 4 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 3 से यहाँ पर 28 कैसे बना है। तो मेरे भाई 3 से 28 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 3 का किया गया है क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का क्यूब होता है 27 और इस 27 के अंदर यहाँ पर +1 करके यहाँ पर लिखा गया है 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 4 के अंदर और इस 4 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 4 का करेंगे क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64। और जिस प्रकार से 27 के अंदर यहाँ पर +1 किया है उसी प्रकार से इस 64 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 64 और 1 मिलकर बन जाएगा 65। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि 65 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 65 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे मेरे भाई किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, ठीक है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर है,
रो के अंदर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोल देंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना इस टाइप के प्रश्न को 90% बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है कॉलम के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहले कॉलम में यहाँ पर संख्या 8 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 आ जाएगा कैसे, यदि हम इस 8 के ऊपर दी गई दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लें, यानी कि 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8। और ध्यान से देखिए 8 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तीसरे कॉलम के अंदर पता करेंगे कि यहां पर भी 8 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस 8 के ऊपर भी दो संख्या में दी गई है, और यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लें तो मेरे भाई 4 और 4 मिलकर बन जाएगा 8। और ध्यान से देखिए 8 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी 10 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। लेकिन हमें यहां पर देखिए 10 के ऊपर दो संख्या है, पहली संख्या तो हमें दी गई है 6, लेकिन यहां पर दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि 6 और उस संख्या को यदि हम आपस में जोड़े तो यहां पर 10 बन जाए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए मान लीजिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या x है, तो यहां पर देखिए 6 में दिया गया है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम मान लेते हैं x। ठीक है, और इसके बराबर में हमें दिया गया है कितना, 10। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए x रखेंगे, इसके बराबर में क्या है, 10 है, और मेरे भाई 6 इस तरफ है तो उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो यहां पर 6 क्या किसका है, प्लस का है, तो इस तरफ लेकर आएंगे तो 6 हो जाएगा किसका, माइनस का। ठीक है, तो यहां पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 10 में से 6 चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 4, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 4। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 6 और 4 को आपस में जोड़ लें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 4। अब हमें ध्यान से देखना है कि 4 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 4 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 30, 30 के बाद में दिया गया है 33, 33 के बाद में दिया गया है 37, 37 के बाद में दिया गया है 42, 42 के बाद में दिया गया है 48, 48 के बाद में दिया गया है 55 और 55 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए ये सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए एक बार हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में संख्या में दी गई है सबसे पहले 30 है, 30 के बाद में संख्या दी गई है 33 है, तो 30 से 33 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 30 के अंदर क्या कर दे, +3 कर दें तो 30 और 3 मिलकर बन जाएगा
33। फिर देखिए 33 के बाद में संख्या दी गई है 37। तो 33 से 37 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, यदि हम 33 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 33 और 4 मिलकर बन जाएगा 37। फिर देखिए 37 के बाद में संख्या दी गई है 42। तो 37 से 42 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 37 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें, तो 37 और 5 मिलकर बन जाएगा 42। फिर देखिए 42 के बाद में संख्या दी गई है 48। तो 42 से 48 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 42 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें, तो 42 और 6 मिलकर बन जाएगा 48। फिर देखिए 48 के बाद में संख्या दी गई है 55। तो 48 से 55 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 48 के अंदर क्या कर दें, +5 यानी कि +7 कर दें, तो 48 और 7 मिलकर बन जाएगा 55। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 55 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई है, इन सभी को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, +3 है, उसके बाद में क्या हुआ, +4 है, उसके बाद में क्या हुआ, +5, उसके बाद में क्या हुआ, +6, उसके बाद में क्या हुआ, +7। यानी कि यहाँ पर संख्या चल रही है कंटिन्यू, यानी कि 3 4 5 6 7। अब मेरे भाई 7 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +8। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें, +8 कर दें। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 55 के अंदर +8 कर देंगे तो 55 और 8 मिलकर बन जाएगा 63। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 63। अब हमें देखना है कि संख्या 63 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 63 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि WTA को 88 और CAT को 48 लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि WTA को यहाँ पर 88 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि CAT को यहाँ पर 48 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि DOG को
को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए मैंने आपको काफी बार बताया था कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर दिए जाएं और उनसे आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर दिया गया है डब्लू आता है कितने नंबर पर, 23 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23। उसके बाद में क्या है टी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। यहाँ पर हम लिख देंगे 20। टी के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 88 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 23 और 20 मिलकर बन जाएगा 43। 43 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 43 और 1 मिलकर बन जाएगा 44। यहाँ पर इन सभी को जोड़ने पर आया 44, लेकिन यहाँ पर लिखा गया 88। तो 44 से 88 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 44 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो 44 का 2 गुना बन जाएगा 88। और ध्यान से देखिए 88 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि CAT को यहाँ पर 48 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई देखिए ध्यान से, पहला लेटर है सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। यहाँ पर हम लिख देंगे 3। उसके बाद में क्या है ए आता है 1 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। उसके बाद में क्या है, तो मेरे भाई लास्ट में दिया गया है टी आता है 20 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4, 4 और 20 मिलकर बन जाएगा 24। अब यहाँ पर 44 का 2 गुना किया गया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 24 का 2 गुना कर देंगे। 24 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 24 का 2 गुना होता है 48। और ध्यान से देखिए 48 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि DOG को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए पहला लेटर है डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है ओ आता है कितने नंबर पर है मेरे भाई, ओ आता है 15 नंबर पर। यहाँ पर हम लिख देंगे 15। उसके बाद में क्या है, ओ के बाद में जी आता है कितने नंबर पर है, तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर जी आता है 7 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए 4 और 15 मिलकर बन जाएगा 19, 19 और 7 मिलकर बन जाएगा 26। अब सभी का 2 गुना किया गया है तो इस 26 का भी हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 26 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 26 का 2 गुना होता है 52। यानी कि DOG को लिखा जाएगा 52। अब हमें देखना है कि 52 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 52 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को या तो हम सोल्व कर सकते हैं किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं किसके अंदर है, रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखना है कि बड़ी संख्या किस तरफ दी गई है, और इस टाइप के प्रश्न को हमें क्या करना है, बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो ध्यान से देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो के अंदर है। तो यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पहली रो के अंदर पता करेंगे कि यहां पर 60
कैसे आया है? तो मेरे भाई यहाँ पर 60 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 60 के जस्ट पीछे दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 14 और दूसरी संख्या है 16। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक बार इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 14 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 14 और 16 मिलकर बन जाएगा 30। फिर मेरे भाई क्या किया गया है, इस 16 में से इस 14 को घटाया गया है। तो 16 में से 14 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2। और ध्यान से देखिए, यदि हम 30 और 2 को आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 30 दुआ के 60। और ध्यान से देखिए 60 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस थर्ड रो के अंदर यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 99 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो क्या करेंगे, इस 99 के जस्ट पहले दो संख्या है, पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 18 और 15 मिलकर बन जाएगा 33। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 18 में से इस 15 को घटा देंगे। तो 18 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 33 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99। और ध्यान से देखिए 99 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सेकंड रो के अंदर आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न चिन्ह से पहले दो संख्या दी गई है, पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या 17। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक बार आपस में जोड़ लेंगे। तो 11 और 17 मिलकर बन जाएगा कितना, 28 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 17 में से इस 11 को घटा देंगे। तो 17 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब सभी का गुणा किया गया है तो इन दोनों का भी हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 28 का गुणा 6 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 168। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 168। और ध्यान से देखिए संख्या 168 में दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है मेघालय राज्य में, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य में और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, ऑप्शन सी है एशिया महाद्वीप की और ऑप्शन डी है यूरोप महाद्वीप की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मिसौरी उत्तरी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक थे नेल्सन मंडेला। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस खेल से, ऑप्शन बी है फुटबॉल खेल से, ऑप्शन सी है हॉकी खेल से और ऑप्शन डी है शतरंज खेल से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी खेल से। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेरे भाई याद रखना, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है पादप कोशिकाओं की सुरक्षा करना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर का, ऑप्शन बी है पोटोमीटर का, ऑप्शन सी है सैक्रोमीटर का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबाघाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है सोलन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबाघाट सोलन में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है पुणे में और ऑप्शन डी है देहरादून में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? ऑप्शन ए कार्बन के, ऑप्शन बी है सल्फर के, ऑप्शन सी है फास्फोरस के और ऑप्शन डी है गंधक के। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हीरा तथा ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय को और ऑप्शन डी है भगत सिंह को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर में और ऑप्शन डी है हिंद महासागर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से पिंजर उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम ने, ऑप्शन बी है सोबाडे ने, ऑप्शन सी है नसरीन ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पिंजर उपन्यास लिखा था अमृता प्रीतम ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन ए आंखों से, ऑप्शन बी है मस्तिष्क से, ऑप्शन सी है फेफड़ों से और ऑप्शन डी है यकृत से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ट्रेकोमा बीमारी का संबंध है आंखों से। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और ये मास्टर पीडीएफ सेट हम आपको लेने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे भाई एग्जाम तक हम इन 25,000 क्वेश्चनों को आपको इस क्लास के माध्यम से कवर नहीं करवा पाएंगे। तो आप इनको एडवांस में लेकर पहले से तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बंगाल में पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे। ठीक है।